गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर फ्रॉम द NCERT बुक। ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। तो जो बच्चे मतलब अपना जो स्कूल का बोर्ड एग्जाम है उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, नो डाउट। यहाँ पर नीट के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी लेवल के आते हैं, तो नीट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पर टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं और एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा आपके साथ। आप लोग भी साथ में करते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप भी यहाँ पर सॉल्यूशन करिए पैरेलली और फिर मैच करते रहिए कैसा आपका जवाब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। बुलेट का मास दे रखा है 0.04 kg, मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। कितने से मूव कर रहा है? 90 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है बुलेट। एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर के बाद ये स्टॉप हो जाती है। What is the average resisting force exerted by the block on the bullet? तो देखिए सिंपल सा सिचुएशन है, क्या है, एक वुडन का ब्लॉक है और यहां से एक बुलेट आ रही है। ठीक है, बुलेट की एक स्पीड है जो कि आपको दे रखा है, मान लेते हैं u वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, जब वो एंटर करेगा तो यहां पर क्या होगा, सपोज इतना डिस्टेंस वो चलती है, ठीक है, x डिस्टेंस चला और यहां पर जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया कि जो ब्लॉक है ना वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बुलेट के मोशन के लिए, राइट। तो फाइनली ये जब स्टॉप कर जाती है तो वो रेजिस्टेंस अपने को बताना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो बेसिकली इज अ फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। तो फोर्स के लिए हमें मास तो है, हमारे पास मास दे रखा है 0.04 kg। अगर हमें उसका जो जितना वो डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ना ब्लॉक, अगर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर करेक्टली आ जाएगा। ठीक है, so from the equation v square is equal to u square minus के 2ax। ठीक है, क्योंकि डी एक्सेलेट कर रहा है ना बुलेट, क्या कर रहा है, डी एक्सेलेट कर रहा है, उसका मोशन जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, देन u square is equal to 2ax। तो एक्सेलेरेशन जो डी एक्सेलेरेशन है वो कितना हो जाएगा, u square by 2x, राइट। तो u is 9t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 10 टू द माइनस 2, राइट। दिस इज इन सेंटीमीटर। तो 60 इंटू 10 टू द माइनस 2 में रहेगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 10 टू द माइनस 2, राइट। तो यहां 0 से 1 चला गया, 3 3 9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 हो गया, तो 2 ये। और यहां पर अपन कर सकते हैं 90 इंटू 3 इंटू इसको 100 ऊपर भेज देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 25। तो 90 इंटू 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया अपने पास, जो भी एक्सेलरेशन है या जो डी एक्सेलरेशन है वो। तो रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, Fr, रेजिस्टिंग फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.04 इंटू एक्सेलरेशन, तो 0.04 इंटू 90 इंटू 75, राइट। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा वो फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। मोशन की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर से वही चीज, पार्टिकल का मास दे रखा है, फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है विच इज ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो अपने को पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर उसे 2 टाइम्स अगर हम डिफरेंशिएट करें, 2 बार डिफरेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है, पता है ना आप लोगों को कि एक्सेलरेशन इक्वल टू d2 बाई ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, राइट, या फिर यू कैन से dv ओवर dt, और v क्या होता है dy ओवर dt। तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, इसको क्या मिलेगा, u प्लस
GT, ओके। एंड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा विच इज dB/dt, सो यू विल गेट 0 प्लस g, राइट। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू जी, दिस इज द फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहां पर सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि यहां पर फोर्स, अगर वेलोसिटी वगैरह है, पार्टिकल का मास है, कोलिजन हो रहा है, तो फोर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। यहां पर पैरेलली इस तरीके से हिट कर रहा है, परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, यहां पर एक एंगल 30 डिग्री पे हिट कर रहा है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड एज शोन इन द फिगर, राइट। सो दे आर आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on the wall due to each wall, direction of force, they are asking about the direction of force on the wall, on the wall due to each wall। तो वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है ईच वॉल की वजह से, ठीक है। दोनों सिचुएशन में देखेंगे। एंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द वॉल्स बाय द वॉल, राइट। एक एक करके सॉल्व करवा देता हूं कि impulse is called force into time and this is change in momentum, ठीक है। क्या कहलाता है? चेंज इन मोमेंटम। अब एक बॉल यहां से टकराई और वापस रिबाउंड हो गई, ठीक है। तो मुझे एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इधर की तरफ डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और इधर की तरफ डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, राइट। तो इस कंडीशन में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो डेल्टा पी हो जाएगा मेरे पास मास, फाइनल वेलोसिटी बोले तो माइनस यू एंड माइनस यू, तो माइनस के 2mu मेरे पास क्या आया, चेंज इन मोमेंटम आया। एंड इंपल्स एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, एंड दिस इज माइनस के 2mu बाई टी, माइनस के 2mu बाई टी। फोर्स कितना आ गया, माइनस के 2mu बाई टी। अब देखिए यहां पर जो फोर्स आया वो नेगेटिव में आया, ठीक है। फोर्स इस साइड में लग रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है, मतलब ये जो भी फोर्स है वो वॉल जो है वो बॉल पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस इज एक्सर्टेड बाई दिस बॉल, ठीक है। वॉल एक्सर्ट कर रही है, ये जो बॉल है मासेस हैं उन पे ऊपर। तो जो वॉल है ना, वॉल पे क्या लग रहा है, वॉल पे किस तरफ लग रहा होगा, वॉल पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उल्टा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर वॉल जो है इस पे बॉल जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है मास एम के, इस पे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको समझ में आया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड में लगेगा, ओके। क्लियर है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं, यहां पर देखता हूं फिर। अच्छा, अब यहां पर देखिए वेलोसिटीज के आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, दिस इज u cos 30 डिग्री एंड दिस इज u sin 30 डिग्री, राइट। एंड हियर इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u cos 30 डिग्री एंड u sin 30 डिग्री। तो अगर मैं देखो यहां y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन है, अगर डेल्टा पी चेंज इन y डायरेक्शन देखूं तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, u sin थीटा इधर भी, u sin थीटा इधर भी, तो y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिलने वाला। x डायरेक्शन में क्या मिलेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल किधर है, इधर, इधर का डायरेक्शन नेगेटिव और इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव, राइट। तो माइनस फाइनल, फाइनल माइनस बोलेंगे u cos 30 एंड माइनस u cos 30, ठीक है। सो दिस इज माइनस u cos माइनस के 2u cos 30 डिग्री एंड दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में 2u cos 30 डिवाइडेड बाय टाइम, राइट।
टाइम रहेगा। तो यहां पर भी सेम ही पता चल रहा है कि जो वॉल है वो इस पे इस साइड में फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑब्जेक्ट में इस साइड पे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड में लगाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, पॉजिटिव होगा। ओके, डन। And they are asking about the ratio of the magnitude of impulse imparted to the walls by the wall। ठीक है, अब वॉल पे जो है वॉल्स कैसी लगा रही हैं इम्पल्स, तो I1 डिवाइडेड बाई I2, I1 क्या है 2mu, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो हम माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट। एंड द सेकेंड वन इज 2mu cos 30, फर्स्ट एंड द सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में आपने देखा कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, और सेकंड केस में चेंज इन मोमेंटम ये है, राइट। तो यहां पर इंपल्स का रेशियो हो जाएगा 2mu कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज cos 30 एंड दिस इज √3/2, तो 2/√3 इज द करेक्ट आंसर, 2/√3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, राइट। हो गया, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। Okay, so determine the maximum acceleration of the train। देखिए बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, एक ट्रेन है सपोज, और यहां पर एक बॉक्स जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो ट्रेन का एक्सीलरेशन मैक्सिमम क्या होगा कि जो बॉक्स है ना वो रिमेन स्टेशनरी, वो खिसके ना, क्योंकि जनरली क्या होता है इनर्शिया की वजह से, जैसे सपोज आप लोग किसी बस में ट्रेवल करते हो और बस अचानक से एक्सीलरेट करे, तो आपको पता है कि अगर वो आगे की तरफ एक्सीलरेट करी तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है। या फिर मान लो डी एक्सीलरेट करी, अगर ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स की वजह से ऐसा होता है कि जब कभी भी हम एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठे होते हैं तो हमारे ऊपर जो है उस जो फ्रेम है जो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है विच इज नोन एज अ स्यूडो फोर्स, राइट। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज ट्रेन का एक्सेलरेशन ए है जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम मानते हैं, तो ऑब्जेक्ट का मास सपोज m है, तो पीछे की तरफ m इंटू ए का एक फोर्स लगेगा। अच्छा, इस फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तभी ये जो है स्टेशनरी है। तो इसको रोक कौन रहा है, क्योंकि ये फोर्स की तो टेंडेंसी इसको पीछे की तरफ ले जाने की है। बट हाँ, हमें पता है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि द बॉक्स विल रिमेन स्टेशनरी, तो ये क्यों नहीं जा रहा है, ये इसलिए नहीं जा रहा है कि कोई तो फोर्स होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, म्यू है। तो आप यहां पर सिंपल सा सिचुएशन देख सकते हैं, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, स्यूडो फोर्स, एंड इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज म्यू एन एंड व्हिच इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। क्या होगा, म्यू एम जी, तो इसको इक्वेट कर देंगे, एम इज इक्वल टू म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी म्यू जी, और म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.15, दिस इज 10, so acceleration will be 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, करेक्ट, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। आप लोग जब एनएलएम के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे जो मोशंस पढ़ते हैं, तो वहां पर जब एक स्टेशनरी कंडीशन को पढ़ते हैं तो वही स्टेशनरी कंडीशन यहाँ पर कुछ दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड, अभी स्लाइड नहीं हो रहा है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब उस इंस्टेंट पे वो स्टैटिक कंडीशन पे है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं प्लेन पे, सपोज यहां रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आगे कुछ इंक्लाइनेशन को बढ़ाएंगे तब मूव करेगा, यही सिचुएशन है। तो जब वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसका मतलब इस प्लेन के इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, राइट। तो हमको देखना है फोर्सेस कौन कौन से। देखो यहां पर ऑलरेडी बना रखा है,
mg sin थीटा इसको टेंडेंसी है कि नीचे की तरफ मोशन करवाएगा, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है इस मोशन को, ठीक है। इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एन क्या हो जाएगा, एन विल बैलेंस दिस फोर्स mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg से mg चला गया, म्यू विल बी tan थीटा, राइट, म्यू विल बी tan थीटा, ओके। थीटा हमें दे रखा है, सो tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, सो म्यू इज इक्वल टू 1/√3, राइट। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए इसको, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, एक कार्ट रखा हुआ है, ये जो सरफेस है और जो व्हील्स हैं उसके बीच में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, इसका मास दे रखा है, ये जो ब्लॉक जो हैंग कर रहा है उसका मास दे रखा है, ठीक है। वेट दे दिया यहाँ पर, क्योंकि 3 kg है तो 30 न्यूटन वेट बनेगा, और टेंशन दे रखा है। अपने से पूछा क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग को हमें नेग्लेक्ट करते हुए चलना है, तो हमको बताना है कि टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, टेंड करना है। सपोज इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन ए इस साइड में होगा, तो इक्वेशन लिखेंगे हम 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a एंड टी माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20a, राइट, ओके। सो इसको थोड़ा सा और ओपन कर लें, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.04, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर इस सरफेस पे म्यू की वैल्यू है 0.04, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg, दिस इज 0.04, मास 20 इंटू 10, सो 2 0 से ये 0 चला गया, दिस इज 8 न्यूटन, तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, राइट। तो टेंशन, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर टेंशन, या फिर क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन है 30 माइनस टी इक्वल टू 3a, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन चला गया, सो वी गॉट द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ गया t माइनस 8 डिवाइडेड बाई 30 माइनस टी इज इक्वल टू 20/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t माइनस 24 इज इक्वल टू 600 माइनस 20t, राइट। सो दिस इज 23t is equal to 624, so t will be 624 divided by 23 न्यूटन, this is the answer। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर टेंशन का, ओके। सो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। करने का तरीका आपको पता चल गया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगेगा। क्या होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखना है, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखना है, और मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर देना होता है, ठीक है। इसी लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये दो इक्वेशंस फॉर्म की थी, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है नेट फोर्स 30 माइनस टी, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है नेट फोर्स टी माइनस फ्रिक्शन और मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सिंपल से दो पैरामीटर हैं, दो अननोन क्वांटिटी एक्सेलरेशन और टेंशन, दो इक्वेशन है, वी कैन सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग 18 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से चल रहा है, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसा होगा 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये चला गया, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। साइक्लिस्ट की स्पीड होगी, राइट, ओके। ऑन ए लेवल रोड, कैसा रोड है, लेवल रोड है, मतलब फ्लैट रोड है। अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, अच्छा टर्निंग हो रही है यहाँ पर 3 मीटर के रेडियस पे, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड म्यू इज इक्वल टू 0.1, व्हाट विल बी द साइक्लिस्ट, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ जजमेंटल कंडीशन है।
आपको बोल रहा है कि साइक्लिस्ट का जो स्पीड है वो ये है, और वो अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, और उसको जो टर्निंग लेनी है वो 3 मीटर के सर्कुलर पाथ पे लेनी है, उसका जो रेडियस है वो 3 मीटर का है। जिस रोड पे वो चल रहा है और उसकी जो साइकिल के टायर हैं उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ये है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक सर्कुलर टर्निंग जो कि फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्न करता है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज अ रेडियस आर, तो उस पे जो सेफ स्पीड होती है ना, सेफ वेलोसिटी होती है जो टर्निंग की, वो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, म्यू आर जी के इक्वल होना चाहिए। अगर इससे कम है, इसके बराबर है, तब तो भाई ठीक है, वो सेफ टर्निंग होगा उसका। अगर उससे ज्यादा हो गया ना, अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई ना तो स्लिप करेगा। क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रूट ओवर म्यू, 0.13 इंटू 10 तो दिस इज 1.732 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो सेफ कंडीशन है 3 मीटर की रेडियस के सर्कुलर टर्न को चलने के लिए जो मिनिमम स्पीड अपने को रिक्वायर्ड होती है, सेफ स्पीड जो है वो √3 है। √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। और साइक्लिस्ट चल कितनी स्पीड से रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना वो जो सेफ स्पीड है उससे ज्यादा है, ठीक है, लिमिट स्पीड से ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, स्लिप कर गया। तो आंसर क्या होगा, विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, यस, वो स्लिप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग, ठीक है, हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 5 केसेस हैं जहां पर हमको बताना है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताना है। किसका, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही अपने को बताना है। तो पहला केस क्या है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड। जो रेन है ना, रेन का जो ड्रॉप है वो कांस्टेंट स्पीड से ड्रॉप हो रहा है, तो भाई इस पे क्या फोर्स लगेगा। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ए इक्वल टू क्या होता है, dv ओवर dt। तो नेट एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा, ड्रॉप पे 0 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूं। नंबर बी, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो एक कॉर्क है, ठीक है, मान लो वो इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, इस तरीके से फ्लोट कर रहा है वाटर में। तो अगर फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग की कंडीशन ये होती है कि जो उसका वेट है वो बैलेंस्ड हो जाएगा बायंसी फोर्स की वजह से, ठीक है। तो बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और mg नीचे की तरफ लगेगा, और क्योंकि ये क्या है, फ्लोट कर रहा है, तो Fv इक्वल टू mg हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यहां पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, अ काइट स्किलफुल हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अब काइट अगर स्टेशनरी है तो आप तो समझते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या ही फोर्स लगेगा। अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स भी 0 ही होगा, एफ नेट 0 होगा। ओके, अ कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, नेट सॉरी हाँ, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, स्पेस में चला गया, बहुत दूर चला गया, उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है उसके पास, तो जाता जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो उसके पास भी कुछ होगा,
कोई नेट फोर्स होगा उसके पास? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके पास भी क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। ओके, सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज केसेस, ठीक है। तो सभी केसेस में हम लोगों ने देखा कि यहां पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ मिस्टेक्स था, रिटन मिस्टेक था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। One end of a string of the length L is connected to a particle of mass m and the other with a small peg on a smooth horizontal table. Okay, if the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center. या तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक टेबल पे एक मास इस तरीके से बांधा और मास जो है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो बाहर की तरफ तो mv स्क्वायर बाई आर लगता है और नेट अंदर की तरफ जो टेंशन लगेगा वो टी लगेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स अंदर की तरफ है क्या? नेट फोर्स अंदर की तरफ है क्या? द टी इज द टेंशन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक्चुअल में दो केसेस हैं। अगर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, अगर वो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, अगर पार्टिकल पे पूछ रहा है ना, पार्टिकल पे पूछ रहा है अंदर की तरफ कितना, टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है, तो आंसर है क्या? वो टी रहेगा। आंसर क्या होगा? टी, क्योंकि मास पे पूछ रहा है कि अंदर की तरफ क्या लग रहा है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मास पे बाहर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर कितना लगेगा? टेंशन टी, राइट। सो टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a constant retarding force of 50 newton is applied on a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? Okay, so constant retarding force of 50 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। मास कितना है? मास इज 20 kg with a moving initial velocity 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया भाई साहब। टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग। तो देखिए मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एक्सीलरेशन निकालना है, फोर्स बाई मास 50 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस इज 5/2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फोर्स फ्रॉम इक्वेशन v is equal to u minus at, फाइनल स्पीड वेलोसिटी जीरो, t is equal to u by a, u कितना है 15, a कितना है 5 डिवाइड 2 ऊपर 3, तो टाइम t is equal to 6 सेकेंड, टाइम t is equal to 6 सेकेंड। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a constant force acting on a body of mass 3 kg changing its speed from, मास कितना है 3 kg, m is equal to 3 kg, changing its speed of 2.0 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियली 2.0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम टू टेक इन दिस चेंज इज 25 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है, अपने से क्या होगा? तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है u वेलोसिटी से, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी यहां पर v हो जाती है, ये आपको जो टाइम लगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्सेलेरेशन हो रहा है, डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, सिंपल दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलेरेशन हो रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो बाकी तो अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो पता चल जाएगा। सो फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू 3.5, u इज इक्वल टू 2 plus a into t 25 second, so this is 1.5 is equal to 25 into a is equal to 1.5 divided by 25, so 0.3 and this 0.06,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड, मतलब डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या रहेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास कितना है, मास कितना है अपने पास 3 kg। ठीक है, 3 kg, और एक्सेलेरेशन अपने पास हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ओके, 1.5, दिस इज टू 1.5 एंड 25। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.06, तो 0.18 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.18 न्यूटन, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए, एक रॉकेट है जिसका मास 2000 किलोग्राम इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन उसका दे रखा है 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट। ओके, सो व्हाट इज द सिचुएशन, सपोज दिस इज अ रॉकेट, दिस इज अ रॉकेट, मास m दे रखा है, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन ये है, तो थ्रस्ट लगाना है, थ्रस्ट लगाना है। तो इस थ्रस्ट में जो थ्रस्ट फोर्स एक्चुअल में क्या होता है ना, थ्रस्ट फोर्स होता क्या है, एक तो वो एक्सेलरेशन गेन करेगा, और दूसरा उस ग्रेविटी को भी कंपनसेट करना है उसको, जो ग्रेविटेशनल पुल है ना उसको भी कंपनसेट करते हुए अपने मोशन को अबर्ट गेन करना है। ठीक है, जो थ्रस्ट फोर्स होता है ना, दिस इज mg+a, क्या होगा, mg+a। तो एफ टी विल बी एम जी प्लस ए, कितना होगा 10+5, सो दिस इज 20 इंटू 10⁻³ मास इंटू 15, एंड दिस इज 300 इंटू 10⁻³, दिस इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना थ्रस्ट फोर्स रॉकेट को लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, A truck starts from rest and accelerates uniformly 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक है, सपोज, थोड़ा डायग्राम क्या बन रहा है, एक ट्रक है, ठीक है, एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से at t equal to 10 second, at t equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck। एक यहां पर ना एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो स्टोन को ड्रॉप करता है, कब, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ड्रॉप करता है 6 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इसकी जो हाइट है वो कितना है, ग्राउंड से 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। So what are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 second? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल टू 11 सेकेंड पे क्या होगा। तो पहले ना देखो, t इक्वल टू 10 सेकेंड से उसने चालू किया, तो हमें ये देखना है, क्योंकि ये स्टार्ट किया था u इक्वल टू 0 से, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे इतने एक्सेलरेशन से वो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी अचीव कर लिया होगा उसने, ट्रक ने। तो फ्रॉम v इक्वल टू 0 + 80, v इक्वल टू 2 × 10, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड में वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अच्छा, जो स्टोन ड्रॉप हुआ है यहाँ पर t इक्वल टू 11 सेकेंड पे, ठीक है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, u + gt, और t क्या होगा, t क्या होगा, 10 to 11 जाने में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड पे, और u तो 0 है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि आप किसी कंपोनेंट को अगर गिरा रहे हैं, ठीक है, तो आपने मतलब रेस्ट से उसको गिराया ना, ड्रॉप किया, तो ड्रॉप में तो कोई वेलोसिटी हम एज्यूम नहीं करते, ठीक है, जब थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी एज्यूम करते हैं, या दे रखी होती है अपने को, राइट। तो u 0 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 10 × 1, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने को मिल गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज 10 एंड दिस इज 20,
वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v रूट ओवर वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये आप निकाल लोगे यहां से, ये दोनों वैल्यूज रख के, और ये हो जाएगा थीटा। थीटा क्या मिलेगा अपने को, थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, राइट, थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स, दिस इज 10/20, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन है एक वेटिंग स्केल और इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग, लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सिंपल सा केस है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, एक इंसान खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, एक मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है, अपना वेट को मेजर कर रहा है, अपने वेट को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। और जो लिफ्ट है ना, पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में सपोज जिसका मास mg लेते हैं, m लेते हैं, तो ये जो w मेजर करेगा वो mg हो जाएगा। भाई जो मशीन है वो तो मास ही मेजर करेगी, लेकिन जो वेट लगेगा वो mg लगेगा, तो एक्चुअली लगेगा, उस पर लिफ्ट के शूडो का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म के होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, तो जो उसका एक्चुअल मास है वही उसको पता चलेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में, मास इक्वल टू 70 kg। सेकेंड केस देखते हैं, डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाउन चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, डाउन विद ए एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो स्यूडो फोर्स लगेगा m इंटू 5, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 70g माइनस 5 इंटू 70, तो 700 माइनस 350 कितना बनेगा, 350, तो 35 kg। तो इसको कितना मेजर होगा, 35 kg, ओके। अगर अपवर्ड चल रहा है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्यूडो फोर्स 5m नीचे की तरफ लगेगा, ma होता है ना स्यूडो फोर्स, तो 5 इंटू m नीचे की तरफ, 70g नीचे की तरफ, ठीक है। मास कितना है, 70 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 70g प्लस 70 इंटू 5, दिस इज 700 प्लस 350, 1050, तो 105 kg आ जाएगा, ये न्यूटन में हो गया, कितना आएगा 105 kg, 105 kg का उसको रीडिंग शो होगा, ठीक है, मशीन में, क्योंकि नीचे की तरफ जो है ना स्यूडो फोर्स उसको और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है वेट को मेजरमेंट के लिए, राइट। इन द लास्ट केस व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर इन्होंने बोला कि लिफ्ट का जो मान लो चेन है टूट गया, लिफ्ट का वायर टूट गया, और लिफ्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जब वो फ्री फॉल कर रहा होगा तो उसका जो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा वही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ चल रहा है। तो अगर लिफ्ट में कोई खड़ा है इंसान, उसका वेट mg है, तो ऊपर की तरफ भी, क्योंकि लिफ्ट g एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो उस पे भी ऊपर की तरफ mg लगेगा, तो mg नीचे mg ऊपर, तो नेट वेट क्या हो जाएगा, mg माइनस mg, जीरो। तो इसका मास कितना रीड करेगा, जीरो मास रीड करेगा, ठीक है। यहां पर जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ओके डन। 16 क्वेश्चन नंबर 16, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. Okay, very simple question. This is a pulley, और पुली से
एक मास इस तरीके से मान लो 8 kg का और एक मास 12 kg का लगा हुआ है, ठीक है, 8 kg एंड 12 kg 8 kg एंड 12 kg का मास स्ट्रिंग से अटैच है, और जब इनको रिलीज किया गया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन। सपोज टेंशन T है, इनमें टेंशन क्या है, T है, एक्सेलरेशन A है, तो अपने को टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों बताना है। करते हैं सॉल्व। नीचे की तरफ फोर्स 12G, यहां पर 8G, फ्रॉम F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बनेगा 12G माइनस T इक्वल टू 12A एंड T माइनस 8G इक्वल टू 8A। एक दोनों इक्वेशंस हो गई, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये क्या बनेगा 4G इक्वल टू 20A, एक्सेलरेशन हो जाएगा G बाई 5, G बाई 5 बोले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन क्या होगा फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन T इक्वल टू 8A प्लस G, राइट, तो दिस इज A 8, 2 प्लस 10 12, तो 8 इंटू 12 तो 96 न्यूटन, ठीक है, कितना मिला 96 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17, टू बिलियर्ड्स बॉल ईच ऑफ द मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 6 मीटर per second collide and rebound with the same speed. Okay, what is the impulse imparted to each ball due to the other? Okay, so question क्या कह रहा है, टू बिलियर्ड्स बॉल, दो बिलियर्ड्स की बॉल हैं इस तरीके से, सेम मास है m और m है कितना 0.05 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक चल रहा है इस तरफ, एक चल रहा है इस तरफ, कितनी स्पीड से 6 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं u और u की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, और कोलाइड करने के बाद रिबाउंड करते हैं, तो आफ्टर कोलिजन ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है विद सेम वेलोसिटी स्पीड, सेम स्पीड से तो ये दिस इज द फर्स्ट बॉल एंड दिस इज द सेकंड बॉल, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दिस इज द बिफोर कोलिजन एंड दिस केस इज द आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये क्या है बिफोर कोलिजन और ये क्या है आफ्टर कोलिजन। तो हम फर्स्ट वाली बॉल का, ठीक है, बॉल 1 का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, फर्स्ट वाली बॉल का, तो दिस इज मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हुए चलेंगे, ठीक है, दीज आर साइन कन्वेंशन, हम इसको एज अ साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि उधर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ओके तो फाइनल तो ये है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस यू एंड माइनस ये इधर डायरेक्शन में माइनस यू, तो माइनस के 2mu मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा माइनस 2mu। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल 1। सेकेंड बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल 2, m b फाइनल माइनस b इनिशियल, तो b फाइनल क्या रहेगा, b फाइनल ये है, इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव बोला है m u माइनस, इधर ये जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस u, तो m u प्लस u, दिस इज 2mu, क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम टू 2mu। So they are asking about what is the impulse imparted to each ball due to the other. Impulse I1 divided by I2 is equal to change in momentum of 1 divided by change in momentum of 2. So change in momentum of 1 2mu, of 2 2mu, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, so this is 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके आंसर क्या आया 1 आया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round a circle of 1.5 meter per second.
ओके, एक स्टोन है यहाँ पर, मास कितना है 0.25 kg, ये वर्क किया कर रहा है यहाँ पर सर्कल के अराउंड। इस सर्कल का जो रेडियस है 1.5 मीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1.5 मीटर विद ए स्पीड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये इसका नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स एन ले लेते हैं, तो ओमेगा क्या होगा 2 पाई एन बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा ओमेगा। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर देखो ये मान लो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक स्टोन है ना उसको बांध के इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो टेंशन अंदर की तरफ रहेगा और बाहर की तरफ क्या रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं हम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, दिस इज द टेंशन एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, so tension will be equal to mv square by r or you can say the mr omega square। ठीक है, तो टेंशन विल बी mr omega square, तो मास इज 0.25, r इज 1.5 एंड ओमेगा स्क्वायर 4 पाई बाई 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर न्यूटन में। ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड अराउंड। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी अगर वो वर्ल किया जाए, इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, अगर वो 200 न्यूटन सस्टेन कर रहा है तो उस 200 न्यूटन के साथ हम कितनी मैक्सिमम स्पीड से उसको घुमा सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके, सो इसको मैं इरेज कर देता हूं और ये वाला पार्ट आपको बताता हूं। ठीक है, तो क्या है, टेंशन ऑलरेडी आपको दे रखी है एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m v स्क्वायर बाई r, राइट, और यू कैन से एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम टेंशन आपको दे रखा है तो एम आर मैक्सिमम ओमेगा का स्क्वायर, और ये मैक्सिमम ओमेगा आपको निकालना है स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई एम आर मैक्सिमम टेंशन, तो ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा रूट ओवर टी मैक्स बाई एम इंटू आर। ठीक है, इसकी वैल्यूज आप लोग पुट कर लो, 200 डिवाइडेड बाई मास 0.25 इंटू रेडियस 1.5 रेडियन पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।